हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलाइन सईएस अकेडमी एंड हियर वी आर विद आवर न्यू पेपर जो है आपका सीडीएस फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2021 में सीडीएस के जो आपके एग्ज़ाम्स हुए थे उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उस एग्ज़ाम में भी जो आपका पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। सो ये सेशन आपका 2 से 3 पार्ट में रहने वाला है, जिसमें आपके 10-10 एक सेशन में आपके 10 क्वेश्चन का सेट होगा जो कि आपके इस साल आपको सीडीएस के एग्ज़ाम्स में देखने को मिले थे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। The federation of which one of the following states has been described as an undestructible union of undestructible states? और आपको बताना है किसके बारे में बात करी गई थी। एंड द ऑप्शंस वर इंडिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड द आंसर वाज यूएसए। सो यूएसए हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज indestructible union of indestructible states. ओके, अगला क्वेश्चन था आपका विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो यू हैव टू फाइंड द कंडीशन विच इज नॉट एप्लीकेबल. सो द फर्स्ट इज वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री. Second is holding the office of chairperson of National Commission for Women. Third one, the member abstains from voting in house without prior permission. And the last one was the member holds the office of chairman of board of directors of the National Coal Development Corporation Limited. So you have to find the correct incorrect option. And सबसे पहले इसमें हम लॉजिक्स देख लेते हैं. देखिए, अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये आपका इसमें आपके 2 तरीके की चीज़ें देखी गई हैं. एक तो आपको 52nd अमेंडमेंट के थ्रू जो कि आपका 1985 में ऐड किया गया था, वहाँ पे आपको 10th शेड्यूल में आपको एंटी डिफेक्शन के लॉज देखने को मिलते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं. उसके अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ आपको ऐसी टर्म्स देखने को मिलती हैं कि जहाँ पे अगर कोई भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर आपका स्टेट में भी आपको देखने को मिलता है, तो अगर वो इनको फॉलो करेंगे तो वो आपके डिस्क्वालीफाई माने जा सकते हैं. अब यहाँ पे आपका अलग अलग चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल, आपका जो एंटी डिफेक्शन वाला है इसमें आपके अलग अलग कंडीशंस हैं कि अगर ही और शी एब्सटेन्स फ्रॉम दी वोटिंग, अगर वो वोटिंग से एब्सटेन करें, अपने विप की बात को ना माने, बिना हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें या उनसे परमिशन लिए हुए. ओके, या फिर इसमें ये भी है आपका इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और आपके जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं वो किस तरीके से अपनी पार्टीज़ को ज्वाइन कर देते हैं, या फिर आपके नॉमिनेटेड इंडिपेंडेंट मेंबर्स किस टाइम पीरियड में पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं. इससे रिलेटेड भी कंडीशंस हैं. काफ़ी लंबा डिस्कशन रह जाएगा, इसको मैं यहीं पे छोड़ती हूँ. यहाँ पे आते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपका पहला देखने को मिलता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो लाभ का पद होता है. अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका लाभ का पद में पाया गया, ओके, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जा सकता है. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके उस पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से आउट कर रखा है तो वो आपका डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा. ओके, तो अगर गवर्नमेंट ने मानो कोई पोस्ट ऐसी है जिसको गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई करके आउट करा हुआ है किससे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट से, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाता है. उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा अनसाउंड माइंड का भी आपका एक प्रोविज़न होता है कि अगर अनसाउंड माइंड है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. अगर वो सिटीजन नहीं है या फिर वो वॉलंटरी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप अप्लाई कर देते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि हम सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं. ओके, अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं. पहला था वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो ये करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे, ये आपकी कंडीशन है. दूसरा, होल्डिंग द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन. तीसरा, मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन दी हाउस विदाउट प्रायर परमिशन. ये बिल्कुल ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग भी वो अगर आपका डिस्क्वालीफाई कंसिडर करे जा सकते हैं, ये हमने देखा था. लास्ट, मेंबर होल्ड्स द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. और इसमें अब जो आपका लॉजिक लगने थे वो बी और डी में से एक लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक पोस्ट को गवर्नमेंट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हटा दिया हो, तभी वो आपका डिस्क्वालीफाई नहीं होगा. और आपका आंसर जो था वो था बी, क्योंकि इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हटा दिया गया था. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट से आपको ये पोस्ट आपकी रिमूव कर दी गई थी, इसीलिए आपका ये डिस्क्वालीफाई नहीं काउंट किया जाएगा, यहाँ पे काउंट किया जाएगा. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं.
Who among of the following considered the directive principles of state policy as aiming as furthering the goal of social exclusion? पहला था आपका BN राव, दूसरा था ग्रैनविल ऑस्टिन, तीसरा था KC वेयर एंड द लास्ट वाज रजनी कोठारी एंड आपका आंसर था ग्रैनविल ऑस्टिन. सो ग्रैनविल ऑस्टिन ने आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको कहा था कि दे आर फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन. So this is a negative kind of sentiment towards the directive principle, because we talk about the inclusion, and here they quoted it as a goal for social exclusion. Next question was, the provision of states shall take steps to separate judiciary from the executive in the public services of the states is incorporated in which part of the Constitution of India? First options were part 4, part 5, part 6, part 7. And your answer was part 4, which was very obvious, because part 4 consists of DPSP, which stands for Directive Principles of State Policy. Done. So in DPSP, the state has been guided by the Constitution that how it should be making the laws to achieve the ideas of welfare state or social principles and all. So the state shall take steps to separate judiciary from executive in the public services of the state is incorporated in the 4th part of the Constitution, and the 4th part consists directive principles of state policy. So basically आपका आर्टिकल 36 से लेकर 31 के अंदर तक इसकी बात करी गई है. ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया था, जो कि आपका स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव था. डन. जब हम DPSP की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं, बट क्योंकि इसको रीड करने के लिए या इसको स्टडी करने के लिए हम ताकि इसमें ईज लाएं, 3 उसमें हम इसको डिवाइड भी करते हैं. पहला होता है आपका सोशलिस्टिक, दूसरा होता है आपका गांधीयन एंड तीसरा होता है आपका लिबरल डैश इंटेलेक्चुअल. तो जब हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है. वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट विल ट्राई टू डेवलप अ वेलफेयर स्टेट, जो कि आपका आर्टिकल 38 के अंदर दिया गया है. तो ये सोशल वेलफेयर की बात करी है. सोशल इसमें आपको सेंटिमेंट देखने को मिलते हैं, इसलिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल में होगा. गांधीयन में आपका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 47 में बोला हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. प्रोहिबिशन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. अब यहाँ पे स्टेट विल डू द थिंग्स, यहाँ पे इसलिए आपको ये देखा जाता है कि स्टिल आपके इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल. ओके. और जैसे लिबरल और इंटेलेक्चुअल वाला जो आपका है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल 44 देखेंगे, जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी गई है, समान आचार संहिता की बात करी गई है. तो ये आपका लिबरल और इंटेलेक्चुअल में आ जाता है. डन. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. Which among of the following statement is / are correct? Speaker may permit any member to address the house in his/her mother tongue if he/she cannot adequately express in Hindi or English. Business of Parliament committees is transacted either in Hindi or English. Next was minute of the parliamentary committee are prepared invariably in Hindi or English. Select the correct answer. 1, 2 and 3, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. और आपका जो इसमें आंसर था वो था आपका 1, 2 and 3. ओके. सो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि अगर स्पीकर आपका कोई ऐसा मेंबर है जो कि कंफर्टेबल नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में, एंड ही और शी वांट्स टू कंटिन्यू विद मदर टंग, एंड देन स्पीकर कैन परमिट. स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो आपका स्पीकर वर्ड यूज़ किया जाता है. जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो आपका चेयरमैन वर्ड यूज़ किया जाता है. ओके. अगला, बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी इज ट्रांसलेटेड ईदर इन हिंदी और इंग्लिश. ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, आपने देखा होगा. नेक्स्ट ऑप्शन जो था आपका स्टेटमेंट था मिनट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी आर प्रिपेयर्ड इनवेरिएबली इन इंग्लिश और हिंदी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तीनों स्टेटमेंट सही है. पार्लियामेंट की जब हम बात करें तो आपका पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे देखने को मिलता है आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आपको पार्लियामेंट के बारे में बातें देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which among of the following is correct meaning of the term state as defined in the Article 12 of the Constitution of India? पहला है इसमें it refers only to the government of India. Second, it refers only to the government of India and Parliament of India.
Third, it refers only to the government of India, Parliament of India, and government and legislature of the each state. D, it refers to the government of India, the Parliament of India, government and the legislature of each state, and all local authority within the territory of India. And आपका जो आंसर था वो था आपका डी। देखिए, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो आर्टिकल 12 में, जो कि आपका पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें स्टेट की डेफिनेशन। इसमें क्या बोला उन्होंने? पहला, गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट आपका जो होगा। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट और आपकी स्टेट असेंबलीज जो होंगी। तीसरा, असेंबलीज और काउंसिल दोनों यहाँ पे होगा। तीसरा, जो आपकी लोकल अथॉरिटीज़ होंगी वो भी आपका स्टेट का पार्ट है। एंड द लास्ट, ऑल अदर स्टैट्यूटरी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ स्टेक पर है, वो आपका स्टेट का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल ONGC हो गया, आपका LIC हो गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ स्टेक है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, और यही आपको यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, सीट्स इन राज्यसभा? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका। और इसका जो आंसर था आपका वो था आपका बी, बिहार। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में आपकी राज्यसभा की जो सीट्स हैं, क्योंकि हमने जो ऑप्शन देखा था, ऑप्शन में आपका बिहार में सबसे ज़्यादा था। आंध्र प्रदेश के पास आपकी 11 सीट्स हैं, ओके, और आपका राजस्थान के पास 10 सीट्स हैं राज्यसभा की, और कर्नाटका के पास 12 सीट्स हैं। और अगर आपके पास ऑप्शन में आता कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आपके पास किसके पास है, राज्यसभा में और लोकसभा में, दोनों ही देख लेते हैं हम एक तरफ से। तो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आपकी है यूपी के पास, जिसमें 31। फिर आता है आपका महाराष्ट्र, जिसके पास है आपकी 19 सीट्स, और फिर आता है आपका तमिलनाडु, जिसके पास है आपकी 18 सीट्स। फिर अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर आपका अगेन यूपी के पास है, क्योंकि एरिया के अकॉर्डिंग। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के पास आपकी है 48 सीट्स, 80 यूपी के पास है, 48 महाराष्ट्र के पास है। तीसरे नंबर पे आपका आता है वेस्ट बंगाल, जिसके पास है आपकी 42 सीट्स। ये आप लक्ष्मीकांत 6th एडिशन में पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डेटा दे रखा है आपका, 2019 के अकॉर्डिंग ये बात करी गई है। ओके, सो यहाँ पे आप ये इसमें आपका डेटा है, इसको याद रखिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी राज्यसभा में 245 होती हैं, और यहाँ पे आपकी जो सीट्स हैं ये 545 थी। यहाँ पे आपके 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करी गई थी। 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं आपके इंक्लूड करे गए एंग्लो इंडियंस जो थे, लेकिन अब आपका ये प्रोविज़न हट चुका है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद आपका ये हट चुका है। एंग्लो इंडियन आपके आर्टिकल 366 में दिया गया था। ओके, और यहाँ पे आपके 12 नॉमिनेटेड मेंबर भी इंक्लूडेड हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वेरियस फील्ड से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडिया हैज़ बिन प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन फॉर द विमेन इन पंचायत? तो आपको बताना है यहाँ पे कि पंचायत में विमेन के लिए रिजर्वेशन कौन से आर्टिकल के अंदर यहाँ पे दिया गया है। आपके जो ऑप्शंस हैं, आपके पहला ऑप्शन है इसमें आपका आर्टिकल 243B, दूसरा ऑप्शन है आपका आर्टिकल 243C, तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 243D, एंड द लास्ट ऑप्शन है आपका आर्टिकल 243E। तो आपको बताना है कि विमेन के लिए पंचायत में कौन सा आपका दिया गया है, कौन से आर्टिकल के अंदर आपका दिया गया है, और ये आपका जो आंसर है आपका इसमें आंसर होगा आर्टिकल 243D। तो इसमें आपकी बात करी गई है कि विमेन को किस तरीके से आपका पंचायत में रिजर्वेशन दिया जाएगा। पंचायत की जब हम बात करते हैं तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 के बाद आपका ये लेके आए थे, और 33% आपका इसमें विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, और ये मिनिमम है 33। इसके बाद आपके स्टेट्स ज़्यादा जितना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ द इंडियाज फेडरल सिस्टम? पहला था आपका देयर इज नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दूसरा था सिक्किम वॉज नॉट इनिशियली इंक्लूडेड इन द यूनियन एज अ फुल फ्लेज स्टेट। थर्ड वन वॉज स्पेशल प्रोविजन हैव बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर आंध्र प्रदेश अंडर आर्टिकल 371D, एंड द लास्ट वन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enables the
फेडरल गवर्नमेंट टू एक्वायर द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिटरी सिस्टम ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपको बताना था, इनकरेक्ट बताना है, और इसमें जो आंसर था आपका वो था आपका ए आपका इनकरेक्ट होता है। देखिए अगर ये आपको याद होगा तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिक्किम को 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया था। तो जब इनिशियली हम इसके एज अ प्रोटेक्टोरेट थे, ओके, हम एज अ प्रोटेक्टोरेट थे आपके सिक्किम के, तो पहले दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट स्पेशल प्रोविजन हैव बीन लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश आर्टिकल 371D और ई में आंध्र प्रदेश के बारे में बात करी गई है। जब आप पार्ट 11 में जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो वहाँ पे कुछ स्पेशल स्टेटस के बारे में बात करी गई है अलग अलग स्टेट्स के लिए, तो वहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश भी है। लास्ट वाली की जब हम बात करते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल करता है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो एक्वायर करे यूनिटरी सिस्टम को, और ये किस टाइम पे, ये आपका इमरजेंसी के टाइम पे होगा। और ये आपका जब आप इसमें स्पीच भी पढ़ते हैं B.R. अम्बेडकर की, तो वो भी ये बोलते हैं कि किस तरीके से आपका जो फेडरल फीचर है वो थोड़ा आपको शिफ्ट होता हुआ दिखता है इमरजेंसी के टाइम पर। पहला स्टेटमेंट आपका गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के उसमें दिया गया है। डन, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये गलत होता है क्योंकि हमारे पास है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब हो गया आपका राज्यसभा, तो राज्यसभा में आपका इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स दिया गया है। अब आप सीट्स का लॉजिक अलग हो जाता है, यहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंट करने का अथॉरिटी दी गई है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन imposed by the state. These restrictions may relate to which among of the following: defamation, decency or morality, incitement to an offence. Correct option 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3। और आपका जो इसमें आंसर था वो था आपका डी, बिकॉज आप आर्टिकल 19(1) की बात करेंगे, 19 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको देखोगे कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करी गई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे, आपके ऑल ओवर जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर 6 राइट्स दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, लेकिन इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कुछ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल आपके ऊपर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आपके ऊपर कंट्री की सिक्योरिटी के उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसके अलावा फॉरेन रिलेशन का हो गया, ये हो गया। तो अब क्वेश्चन में आते हैं तो डेफामेशन, बिल्कुल ये भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है 19 के अंदर, 19 के स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए। दूसरा डिसेंसी एंड मोरालिटी भी आता है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, तीनों आते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।